आपके सामने पहला सवाल, भारत का पहला स्वदेश निर्मित तैरता हुआ विद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो तैरता हुआ एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया है। तो जिन भी कैंडिडेट को ये पता होगा कि दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, बहुत बार ये एग्जाम में आरपीएफ एग्जाम आया था रेलवे में, तो केबुल लामजाऊ ये राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो जिनको ये पता होगा तो वो इसका तुक्का भी लगाता तो आंसर कर सकता था। तो तैरता हुआ के केस में ज़्यादातर है यही रहता है मणिपुर में। तो लोकटक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल है जो लोकटक झील में है, वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया गया है जो कि देश का प्रथम है ऐसा तैरता हुआ विद्यालय है। तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। और एग्जाम में ये भी एक सवाल पूछा हुआ कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों श्रीनगर में डल झील में है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है केबुल लामजाओ, ये मणिपुर में। आपको पूछा था विद्यालय का, तो ये लोकटक झील में है मणिपुर में। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। पद्मावत के लेखक है, 1540 में उन्होंने लिखी थी। चार मीनार के निर्माता कौन है? चार मीनार के निर्माता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह है और इन्होंने इसका निर्माण कराया है 1591 में। ये हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ पर है? बहुत बार पूछा जाता, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। इनके वास्तुकार है मीर मोमिन अस्त्रवाड़ी हैं। इसकी स्टाइल है इंडो इस्लामिक। आपको पूछा था निर्माता, तो ये हो जाएंगे कुली कुतुब शाह। जनवरी 2021 तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितनी बार अस्थायी सदस्य बना? इससे पहले भी ये सेम सवाल आ चुका है, तो रिपीटेड सवाल है। 8 बार यहाँ पर जनवरी 2021 तक भारत है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य, अस्थायी जो सदस्य रहते हैं। जो यूएनएससी के टोटल कितने हैं? 10 अस्थायी सदस्य। इसमें भारत 8 बार ये बन चुका है। सबसे पहले 1950-51 में, उसके बाद 67-68 है। तो 2 वर्ष की यहाँ पर कार्यकाल रहता है इन अस्थायी सदस्यों का। तो 72-73 में फिर तीसरी बार, 77-78 है, 84-85, 91-92, 11-12 और अभी 21 और 22 में। और 2021 का ये इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2021 से। तो भारत कितनी बार यहाँ पर जनवरी 2021 तक? तो 8 बार है ये सदस्य एंट्री की है अभी। अगला सवाल देखिएगा, कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। आज लगभग 5 से 6 सवाल हैं वो प्रीवियस एनटीपीसी से रिपीट हुए हैं, अब की बार जो पूछे जा रहे सवाल उनमें से। और कोशिका का शक्ति ग्रह है, ये भी आया हुआ, वैसे सभी को इसका आंसर पता ही होगा, इजी सवाल था। कोशिका को एटीपी को कोशिका की ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा, ये भी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये एटीपी के रूप में संचित कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम हो जाएगी। ये कुछ कोशिकांग के अन्य नाम हैं। लाइसोसोम आत्मघाती थैली है, कोशिका झिल्ली कोशिका का रक्षक। अगला सवाल लिखिएगा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और यहाँ पर प्लेटलेट्स है, ये किस दरों में होते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके प्लाज्मा में। ये कुल रक्त की मात्रा का, प्लाज्मा की बात करें तो रक्त में होता है क्या? एक तो ब्लड होता है और एक आपकी होता है ब्लड में होता है क्या? एक तो आपके प्लाज्मा होती है और एक ये ब्लड सेल्स होती हैं। तो प्लाज्मा का परसेंटेज ब्लड में रहता है 55% और बाकी 45% है वो ब्लड सेल्स रहती हैं। और प्लाज्मा आपके पूछा गया था डब्ल्यूबीसी आरबीसी जो सेल्स हैं ये किस दरों में रहती हैं? तो ये रहेंगी प्लाज्मा में। और प्लाज्मा की बात करें तो इसमें जल कितना परसेंटेज है? 92% तक इसमें वाटर हैं और बाकी 8 से 9% यहाँ पर सॉलिड हैं। अगला सवाल लिखेगा, नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो नगर पालिका हो गया या फिर जो पंचायती वाले चुनाव होते हैं, पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, इनके सदस्यों की उम्र सीमा न्यूनतम है वो 21 वर्ष निर्धारित है। एमपी के लिए, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, एमएलए के लिए, विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा सदस्य 30 वर्ष है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए है 35 वर्ष न्यूनतम आयु। निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? तो ये ऑप्शन आपके दिए गए थे, वायरस जनित कौन सा रोग नहीं है? तो इसमें आपकी टीबी हो जाएगा। टीबी ये आपके बैक्टीरिया से होने वाला है, जीवाणु से होने वाला रोग हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उससे होता है टीबी। बाकी वायरस जनित रोग की ट्रिक मैं बहुत बार बता चुका हूँ, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो ये रेबीज हो गया, खसरा हो गया, चेचक हो गया, और बाकी आपकी हेपेटाइटिस है, ट्रेकोमा है, इन्फ्लुएंजा जो ऑप्शन देगी ये सभी वायरस जनित थी। अगला सवाल, महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने निमंत्रित किया था? तो चंपारण आंदोलन के लिए इनवाइट किया था जो महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने किया था। और चंपारण आंदोलन जो सत्याग्रह है वो कब हुआ है? तो ये अप्रैल मई 1917 को हुआ है। और यहाँ पर बात करो इस सत्याग्रह की, तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती जो नील की खेती कराने के विरोध में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में ये
आंदोलन या फिर सत्याग्रह वो किया था और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था। अगला सवाल देखिए, ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या चेंजेस आता है? तो कम हो जाएगा। ध्वनि का वेग है, ठोस से गैस में जाएंगे तो आप कम मिलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ध्वनि का सबसे अधिक वेग होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, फिर होता है सबसे कम गैसेज में। स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी कौन सी? तो ये थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई है। तो दामोदर नदी पर ये बनी थी। अगला सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, कमेंट करके बताना इसमें से CO2 का सबसे ज़्यादा इमिशन है, इमिटेड कहाँ से होती हैं, कौन सी इंडस्ट्री से होती है, वो आप कमेंट करना। वर्तमान में बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त कौन है? तो राजदूत जो उच्चायुक्त है बांग्लादेश में भारत के, वो है विक्रम दुरइस्वामी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है? मतलब ये तो किसी को शायद ही पता होगा। चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये पाकिस्तान का पूछ लिया है। मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट से लगता है कि सारे सवाल खत्म हो गए, इससे पहले बहुत से सवाल है, लेकिन इन्होंने ये पूछ लिया कि चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस देश में है। तो अजीब से सवाल पूछे गए हैं। घूमर कहाँ का नृत्य है? तो घूमर है राजस्थान का। राजस्थान के नृत्य में घूमर हो गया, गणगौर हो गया, कालबेलिया है, चरी है, झुल्लन लीला है। AC को DC में कन्वर्ट करने वाला उपकरण कौन सा है? तो रेक्टिफायर हो जाएगा। AC को DC करंट में कन्वर्ट करने वाला उपकरण रेक्टिफायर। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना है दोस्तों विद्युत कनेक्शन से। सौभाग्य है ये योजना विद्युत कनेक्शन से है, जो टॉप 65 योजना की PDF है, इनसे आया है। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य हो जाएगी। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। और ये योजना विद्युत कनेक्शन से किस प्रकार संबंधित है, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसका लॉन्च या फिर घोषणा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 सितंबर 2017 को। और ये 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि देश के सभी अविद्युतीकृत लगभग 4 करोड़ उस समय परिवारों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए नई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना नाम दिया गया। और जो कि 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना है, उसके तहत जो BPL परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनको निःशुल्क यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए ये सौभाग्य योजना है, मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। और ये योजना लगभग 16,320 करोड़ रुपए का अनुमानित इसमें खर्चा आया था। अगला सवाल देखिए, अप्रैल 2019 में ईस्टर पर आतंकी हमला कहाँ पर हुआ था? तो ईस्टर रविवार को जो आतंकी हमला हुआ था अप्रैल 2019 में, वो श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में हुआ था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? ये भी रिपीट हुआ सवाल। तो नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। बाकी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बहुत बार बताया है। इडुक्की बांध है, ये आ चुका है NTPC में। तो बेरियार नदी केरला में है। गांधी सागर बांध है, ये भी NTPC में आ चुका दोनों ही। और आज ये फिर पूछ लिया सरदार सरोवर मध्य प्रदेश चंबल नदी में है। गांधी सागर कोयना है, ये महाराष्ट्र में है। और फिर बात करूँ, बगलिहार बांध है चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नागल है सतलुज हिमाचल। और मुल्ला पेरियार पेरियार नदी हो जाएगी। मैथन बांध कहाँ पर है? तो झारखंड में है, बरकार नदी में है मैथन। निम्मो बाजको बांध है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर। श्री शैलम पूछा जाता है एग्जाम में, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। बात करूँ मैं यहाँ पर चुट्टक महंत की, तो ये सुरु नदी जम्मू कश्मीर में। टिहरी टिहरी कहाँ पर है? उत्तराखंड। भागीरथी सभी को पता होना चाहिए, रिपीटेड सवाल रहता है ये। अगला सवाल बात करें अपन फैक्ट की, तो थीन जो रणजीत सागर बांध है, ये रावी नदी पंजाब में है। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी कर्नाटक में। पोंग या फिर इसे महाराणा प्रताप सागर बांध बोला जाता है, ये ब्यास नदी हिमाचल में है। पोचमपाड बांध है दोस्तों गोदावरी नदी तेलंगाना में। मेट्टूर डैम है कावेरी नदी तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है। उकाई बांध है ताप्ती नदी गुजरात में। कृष्णराज सागर हो गया कावेरी कर्नाटक। नागार्जुन सागर है कृष्णा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड। सरदार सरोवर पूछा था हीराकंड महानदी उड़ीसा में है। निर्भय मिसाइल की माक क्षमता आपको ऑपरेशन रेंज पूछी है। निर्भय मिसाइल की क्रूज मिसाइल है, उसकी माक क्षमता रेंज कितने किलोमीटर के? तो 1000 किलोमीटर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निर्भय ये लॉन्च हुई है 15 अप्रैल 2019 को। निर्माता कौन है? तो DRDO इसके निर्माता हैं। और इसका वेट है 1500 किलो, 6 मीटर लंबी है ये। और ये किसी भी मौसम में काम करती है। कम लागत की लंबी दूरी की परमाणु हथियार को ले जाने वाली मिसाइल हो जाएगी। अगला सवाल बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? रिपीटेड सवाल है और आंसर सभी को पता होना चाहिए। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है 1106
व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर हो जाएंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल का, फिर केरला का है। ये तो राज्यों की बात होगी। वैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है ना वो यूटी में आ जाता है, दिल्ली का है 2011 के अकॉर्डिंग 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ग्यासुद्दीन बलबन का शासनकाल पूछा है तो 1266 से लेकर 1287। ग्यासुद्दीन बलबन किस वंश के शासक थे? तो ये दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के 9वें शासक थे, अंतिम शासक से पहले। तो सबसे अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे आपके कैकाबाद। तो मुइजुद्दीन कैकाबाद हैं, इनके अंतिम शासक थे गुलाम वंश के 1287 से लेकर 1290 तक हैं। और इनसे पहले रहे हैं 1266 से 1287 तक है वो ग्यासुद्दीन बलबन रहे हैं। प्रथम कौन थे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के प्रथम शासक, 1206 से लेकर 1210 तक शासनकाल रहा है। अगला सवाल देखते हैं अपन, नेपाली लड़की वंदना ने लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन बाई एन इंडिविजुअल पर 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है भारतीय, जो रिकॉर्ड था इससे पहले नाम था उनका कलामंडलम हेमलता के द्वारा। ये रिकॉर्ड था पहले और 2011 में बनाया था। 123 घंटे और 15 मिनट का ये रिकॉर्ड इन्होंने 126 घंटे लगातार डांस करके तोड़ दिया है। वंदना ने किनका तोड़ा है? हेमलता का। अगला सवाल देखिए, मोडेम किससे कनेक्ट होता है? तो मोडेम हो जाएगा आपकी टेलीफोन से। कंप्यूटर है, मोडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए किया जाता है। टेलीफोन कनेक्ट करना था। मोडेम की फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत बार। मो का मतलब मॉड्यूलेटर और फिर आपकी डैम का मतलब हो जाएगा डीमोड्यूलेटर। अगला सवाल, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो ये ऑप्शन दिए गए थे, इजी आप कर सकते थे। MS ऑफिस हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर है न कि हार्डवेयर है। बाकी CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह ये हार्डवेयर रहते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? एग्जैक्ट सवाल रिपीट हुआ, इससे पहले एग्जाम आ चुका है। तो हार्ड डिस्क हो जाएगी आपके सेकेंडरी मेमोरी है। अन्य जो सेकेंडरी मेमोरी CD, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक रैप है, रैम और रोम है, ये प्राइमरी मेमोरी है। और इसमें भी प्राइमरी मेमोरी में भी नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल भी रहती है। तो वो भी इससे पहले एग्जाम आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो भारतीय सदस्य तो कोई भी नहीं था साइमन कमीशन में। तो साइमन कमीशन ये भारत में 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचा था। और इसमें जो भी सदस्य थे, टोटल वैसे 7 सदस्य थे, वो ब्रिटिश सांसद थे, कोई भी भारतीय नहीं था। इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन करने के लिए। और कमीशन में जो भी सभी 7 सदस्य है वो अंग्रेजी थे, ब्रिटिश संसद थे। और इसमें ब्रिटिश संसद के 4 तो कंजर्वेटिव हैं, 2 लेबर और 1 लिबरल सदस्य शामिल थे। आयोग का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन के आगमन पर साइमन वापस जाओ के नारा लगाया गया था विरोध में। किस योजना के तहत भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना था? देखिए ये सवाल एग्जैक्ट सवाल इस टाइप से 7 तारीख को पूछा गया था सेकेंड सेट में। उस दिन ये पूछा गया था कि जो सेतु भारतम योजना है उसको कब लॉन्च किया गया था। और आज पूछ लिया है, उसमें मैंने बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में इसका क्या कार्य है। आज यहाँ पर पूछ लिया है, जो उसका जो कार्य था, लक्ष्य था, वो पूछ लिया है कि किस योजना के तहत भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। तो सेतु भारतम योजना हो जाएगी। ये लॉन्च हुई है 4 मार्च 2016 को, जो इससे पहले NTPC में पूछा गया है, उसमें मैंने बताया था। और लक्ष्य इसमें रखा गया था भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा निर्वाचित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। रंगून बर्मा म्यांमार में है। वहाँ पर बहादुर शाह जफर को, जो सेकेंड बहादुर शाह द्वितीय हैं, उनको 1857 के बाद है अंग्रेजों के द्वारा रंगून म्यांमार भेज दिया गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, भेल किस कैटेगरी की कंपनी है? सभी को पता ही होगा क्योंकि ये सवाल बहुत बार मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ। 10 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां हैं, इसमें से आया है। तो भेल है ये महारत्न कंपनी है। 10 महारत्न कंपनियां भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, भेल जो ये हो गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया है, गैल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, फिर इंडियन ऑयल है, NTPC है, तेल और प्राकृतिक गैस है, पावर ग्रिड है और स्टील अथॉरिटी है सेल वाली। ये 10 कंपनियां हैं जो महारत्न कंपनी कैटेगरी हैं। और 14 नवरत्न, ये आप देख लेना। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, सवाल ये पूछा गया था, समयुक्ता एक मोबाइल एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है जो इंडियन आर्मी ने किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया? तो समयुक्ता जो एक युद्ध प्रणाली है इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल एकीकृत वाली, तो इसको DRDO के साथ मिलकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स ऑफ इंडियन आर्मी है, इन्होंने संयुक्त रूप से विकसित किया है समयुक्ता को।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी 2016 की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 10 मिलियन से अधिक आबादी के साथ कितने मेगा सिटीज होने वाले हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस की 2016 की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट है। उन्होंने 2030 तक 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले भारत के 7 मेगा शहर वो बताए थे, और इस रिपोर्ट के अनुसार उस समय 5 मेगा सिटीज हैं भारत में, और दिल्ली 2030 तक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बना रहेगा, ये रिपोर्ट में बताया गया था। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राष्ट्रपति होते हैं संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख। अगला सवाल देखिएगा, एक वाहन के द्वारा यात्रा की दूरी को मापने के लिए उपकरण कौन सा है। तो ये उपकरण हो जाएगा ओडोमीटर हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस पर गाड़ी चली है मापने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ये पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये अर्थ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कितने किलोमीटर, 400 किलोमीटर। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये क्या है। तो जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसमें से एक ये भी है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है, ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़े गए हैं। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसमें से एक मौलिक कर्तव्य पूछे गए। 11 के 11 आप देख लेना। प्रथम यह है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा संविधान का पालन करें, आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, ये भी मौलिक कर्तव्य हैं। और ये आपके जो पूछा गया था, देश की रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना है, ये भी मौलिक कर्तव्य हैं, इंपॉर्टेंट है। और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, मौलिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, मौलिक कर्तव्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना हो गया। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और ये 11वां बाद में जोड़ा गया था, जो माता पिता एवं संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। पंपास एवं श्रावण किसके उदाहरण हैं। एक और घास का था साथ में, तो ये घास के उदाहरण हो जाएंगे। पंपास कहाँ से, साउथ अमेरिका की प्लेन है, घास के मैदान है। और एक ये सवाल था कि भुक्ति, भोग और प्रदेश किस साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां हैं। तो ये गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां हैं, भुक्ति, भोग